नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी चौहान। हिमाचल प्रदेश में इस समय राजनीति में जो उठापटक चल रही है, उसमें हर दिन कुछ नया हो रहा है और आने वाले चुनावों में क्या होने वाला है, उसका अंदाज़ा अभी लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि टिकट्स को लेकर और हर चीज़ को लेकर हलचल जो है वो काफ़ी तेज़ इस समय है, हिमाचल प्रदेश में भी और दिल्ली में भी। ऐसे में आज हमारे साथ राकेश कालिया जी, कांग्रेस पार्टी के गगरेट से जो उम्मीदवार हैं वो मौजूद हैं। स्वागत है राकेश जी हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच। जी, तो मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो यही है कि अब आप यहाँ पर अपना चुनाव प्रचार जो है पूरे ज़ोर शोर से कर रहे हैं, तो गगरेट के मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, सबसे अहम मुद्दा तो यहाँ पर जी। भ्रष्टाचार रहने वाला है, क्योंकि जो पिछले 1.5 साल में इन लोगों के जो दो साथ में लोग आए थे उत्तर प्रदेश से, वो लोगों ने यहाँ बहुत सा भ्रष्टाचार किया। लोगों से पैसे लिए, टैक्सी वालों से पैसे लिए, टेम्पो वालों से पैसे लिए, इवन की पकौड़े वालों से, रेडी वाले से, क्रैशर वालों से, ईंट के भट्ठे वालों से और कर्मचारियों से, सब लोगों से पैसे लिए। तो भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा आज के इस इलेक्शन में रहेगा। जी, जो चैतन्य शर्मा ने कांग्रेस के साथ बगावत की, उसके बाद उन्हें भाजपा से टिकट दे दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, लोग जो हैं वो उसको सज़ा देना चाहते हैं। लोगों को ये बहुत बुरा लगा। हिमाचल में ये ऐसी परंपरा नहीं है कि जिस पार्टी से चुन के आएँ उस पार्टी के साथ धोखा करें। लोग 5 साल तक एक सरकार देखते हैं, अगर उसमें लोगों को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी सरकार। परंपरा यहाँ पर ये रही है कि 5 साल एक सरकार और 5 साल दूसरी सरकार। अगर कोई विधायक अपना कार्यकाल पूरा ना करे और लोगों को ये लगे कि उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया है, आज ये जो लग रहा है लोगों को कि विश्वासघात हुआ है और इसमें बहुत बड़े रूप में पैसा इन्वॉल्व है और खरीदो फरोख्त हुई है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके जो सारे भ्रष्टाचार के आयाम हैं, रिकॉर्ड हैं, वो तोड़े गए हैं। और आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री महोदय यहाँ इसी गांव बंजाल में आए थे जब इन्होंने पार्टी छोड़ी, उससे 1 महीना पहले। तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा लाडला विधायक है, मेरा सबसे छोटा विधायक है, सबसे यंग है, मेरे साथ अड़ियाँ करके भी, मेरे साथ जो है जिद करके भी मेरे से काम करवाता है, मैं इसके काम करता हूँ। और जितने काम इसने कहे, जितनी योजनाएं इसने कहीं, जो भी अनाउंसमेंट्स मुख्यमंत्री से इसने कहीं, वो मुख्यमंत्री करके गए और 1 महीने बाद इन्होंने उनकी पीठ पे छुरा घोंप दिया। और ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो आपको पता होगा कि जब डिज़ास्टर हुआ हिमाचल प्रदेश में तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी जो थी वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को दे दी। 51 लाख रुपया जो था, लगभग ऐसा सुना गया है कि इतना पैसा उन्होंने दिया है। और वो व्यक्ति जो ज़मीन से उठकर, जिसके पिताजी एक सेक्रेटरीट में कर्मचारी थे, उसका बेटा जो है वो उठकर मुख्यमंत्री बना है। ऐसे लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और लोगों को, जो आम व्यक्ति है हिमाचल प्रदेश का, आम एक नागरिक है, वो ये बुरा मना रहा है कि ऐसे व्यक्ति को काम नहीं करने दिया गया। उनका 5 साल का कार्यकाल देखना चाहिए था। हम लोगों की भी नाराज़गियाँ रही हैं। जब मैं 3 बार एमएलए रहा तो कई तरह की नाराज़गियाँ कभी कभी हो जाती थी हमारे पुराने मुख्यमंत्री साहब से भी। तो इसका तो ये मतलब तो नहीं है कि हम कहीं छोड़ के चले गए या कोई वैसी बात उस समय की। ये तो अलग बात है कि आज जो है ये लोग छोड़ के भी चले गए। और आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के इनके खिलाफ जो है एलिगेशन लग रहे हैं, लेन देन के एलिगेशन लग रहे हैं और भी कई तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। जी, अगर हम बात करें आपके विजन की, आपके मैनिफेस्टो की, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि राकेश कालिया को गगरेट की जनता क्यों वोट करे? देखिए, लोग, मुझे लग रहा है कि यहाँ चाहते हैं कि काम ईमानदारी से हो, काम ज़्यादा हो या कम हो, यहाँ पर ये इशू कोई बहुत बड़ा नहीं है। जब मैं पिछली बार विधायक था तो यहाँ पर 17 सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो थे अपग्रेड किए गए। इसी तरह से 6-7 जो है हाई स्कूल अपग्रेड किए गए। पीएससीज 2 खोली गई, फिर तहसील नई बनाई गई, सब तहसील नई बनाई गई। स्वान नदी चैनलाइजेशन का 500 करोड़ रुपया मेरे क्षेत्र में, मेरे कार्यकाल में खर्च हुआ। तो काम पहले भी बहुत सारे होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय आज भी काम कर रहे हैं। यहाँ अभी 4 लेन का काम होने वाला है और कई सिंचाई की योजनाएं जो मंजूर कराई जा रही हैं मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। काम आज गगरेट में कोई बहुत बड़ा मुद्दा मैं समझता हूँ नहीं लगना चाहिए। लेकिन काम जो है, मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ आपको कि काम जरूर कराए जाएंगे। जो डेवलपमेंट के मुद्दे मेरे सामने लाए जाएंगे
उनको आवश्यक तौर पर लोगों के साथ सलाह कर अब 3.5 साल हो चुके हैं, लगभग 3.5 साल बकाया है, 1 साल 5-6 महीने हुए हैं। तो अब जब जाएंगे जनता के बीच में उनको नोट करेंगे कि उनके क्या क्या कार्य हैं और उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जो है वो काम किया जाएगा और उनको अपनी जो हमारी विधायक प्राथमिकता है उसमें डाला जाएगा। बजट सेशन में विधानसभा में डिस्कस किया जाएगा, प्लानिंग में उनको लिया जाएगा। तो ये सारे कार्य जो यहाँ होने वाले होंगे, कहीं पे रोड बनने वाला है, कहीं पे पानी की कमी है, कहीं पे सिंचाई की कमी है, कहीं पे बस लगाई जानी है, कहीं पे औषधालय खोला जाना है, ये सब बातें जो हैं ये सारी मेरे ध्यान में अभी जब लाई जाएंगी तो हम उनको जो है आवश्यक तौर पर प्रायोरिटी से हम लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत बड़ा है, यहाँ एक इंडस्ट्री लग भी रही है, एथेनॉल यूनिट कोई लग रहा है, उसमें काफ़ी लोग लग भी जाएंगे। और भी कुछ करने का हुआ तो आवश्यक तौर पर लोगों की बेहतरी के लिए काम जो है वो किए जाएंगे। लेकिन एक आश्वासन आपको देना चाहता हूँ आपके माध्यम से ग्रेड की जनता को कि उनका विश्वास नहीं तोड़ा जाएगा। जो विश्वास मुझे लग रहा है कि वो मेरे ऊपर कर रहे हैं, उस विश्वास को मैं अपना जी तोड़कर जितना मेरे से हो सके मैं प्रण लेता हूँ कि उसको निभाया जाएगा और लोगों के काम के लिए मुख्यमंत्री के पास बार बार उनके साथ जो है संबंध स्थापित करके काम किए जाएंगे। जी, आपने संबंधों की बात कही, राजनीति में आप एक लंबे अरसे से हैं, तो जो जनता है उसके साथ जो आपका कनेक्ट है उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है? वैसे पहले 2 इलेक्शन में चिंतपूर्णी विधानसभा से जीता था और जो मेरा सेकंड इलेक्शन था वो मैं हाईएस्ट मार्जिन इन कांग्रेस, मतलब इवन कि वीरभद्र सिंह जी से भी ज़्यादा मार्जिन था, वो 14,000 समथिंग वोटों से जीते थे, मैं 16,000 समथिंग वोटों से जीता था। तो यहाँ जब आया तो 5 साल मैंने काम किया, मुझे लगा कि काम जो है वो मैंने अच्छे किए हैं, लेकिन किसी वजहों से यहाँ पर जो इलेक्शन मेरा दूसरा जो है चौथा इलेक्शन जो था मेरा वो यहाँ पर ठीक नहीं रहा। लेकिन जब कंपैरिजन हुआ बाकी लोगों के साथ तो लोगों ने ये पाया जो आज यहाँ माहौल लग रहा है, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि 15,000 से 20,000 के बीच में हम इससे भी ज़्यादा वोटों से जीत सकते हैं। और मैं ये बता रहा हूँ कि जो कंपैरिजन हुआ है जब सब लोगों के साथ, तो मेरा कार्यकाल को अच्छा समझा जा रहा है और लोगों में विश्वास बढ़ रहा है और जो हमने लोगों की समस्याओं के लिए प्रयत्न किए हैं उनको सराहा जा रहा है और उसको जो है अच्छे रिमार्क मिल रहे हैं। तो मैं आगे के लिए भी प्रयास करूंगा कि जिस तरह से पिछली बार अगर कोई कमियां भी रही होंगी, मुझे नहीं पता, कुछ रह भी जाती हैं कमियां, उनको इरेडिकेट करके नए प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों की समस्याओं का लोगों में यहाँ बातें बताती थी कि कालिया साहब के पास लाइन लगानी पड़ती है। अब जब काम करेंगे तो लाइन तो लगेगी, लोग आएंगे, लाइन भी लगानी पड़ेगी। जब 100 लोग एक साथ आ जाएंगे तो 100 लोगों को तो मैं एक साथ सुन नहीं पाऊँगा। तो मैं ये आप लोगों से कहूँगा कि जब लोग यही विश्वास बन जाता है कि ये व्यक्ति काम करता है तो उसके पास लोग दौड़ते भी ज़्यादा हैं, आते भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ जो है मैं ये लोगों को फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि आपने कहा है कि कैसे संबंध में जो एक परिवार के संबंध हो गए उस तरह के संबंध स्थापित किए जाएंगे। जी, जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हुआ, जो बगावतें हुई, किसी की बगावत का कारण नाराज़गी था, किसी का था कि उसकी अनसुनी की गई है सरकार में, विपक्ष में भी ये सब हुआ। लेकिन जो बात किसी की समझ में नहीं आई वो थी निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे। पूरे देश में, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि निर्दलीय विधायकों ने रेजिग्नेशन दिया हो। आपको क्या कारण लगता है, क्या यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स हुई है या फिर उन्होंने अपने मन से इस्तीफे दिए हैं? देखिए, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं क्योंकि निर्दलीय का तो हमेशा वोट जहाँ भी जा सकता है, उसके ऊपर पार्टी की बंदिशें तो होती नहीं है। वो क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं वो इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर दे सकते हैं। पर कुछ तो बात है उनमें, मन में होगी कोई बात, कोई भाजपा के साथ उनके संबंध किस तरह से स्थापित किए हैं कि वो पार्टी सिंबल पे ही लड़ना चाहते हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं या कोई और बात है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं समझता हूँ कि उनसे ही लिया जाए तो बेहतर है। पार्टी की ऑप्शन तो उनके पास आई है, वो ए को भी ऑप्ट कर सकते हैं, बी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। जनादेश का अपमान, जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है बार बार कि जनादेश का अपमान किया गया है। दूसरा है कि प्रदेश पर भार डाला गया है, फाइनेंशियल भार डाला गया है। क्या इन चीज़ों से जनता को फ़र्क पड़ता है उतना कि नहीं पड़ता है? देखिए, जनता इन चीज़ों को नोटिस करती है। यहाँ लोग आम तौर पे कह रहे हैं कि हमारे के क्षेत्र में इस व्यक्ति की वजह से तीसरा इलेक्शन होने जा रहा है। आप 1 साल के लिए बने जिला परिषद, आप उसको रिज़ाइन करके आप फिर एमएलए बने, फिर उसके बाद वहाँ से रिज़ाइन करके अब आप एक पार्टी से बने, अब आप दूसरी पार्टी से बनना चाहते हैं। यहाँ के लोग इस बात को माफ़ नहीं करेंगे और मैं समझूंगा कि इनको लोग सज़ा देंगे इस बात की।
और लोगों ने मन बना लिया है गगरेट के लोगों ने, और मुझे तो लगता है कि 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ऐसा मन बना लिया है कि इन लोगों ने जो किया है, परिवार में 100 तरह की नाराजगी हो जाती हैं, 100 तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन एक सरकार को गिराने का प्रयास जो था वो एक गलत तरीका था। उसमें इन्होंने जो किया है वो मुझे लगता है कि बहुत जो है वो एक एक्सट्रीम स्टेप, सबसे बड़ा स्टेप उठा लिया, और कई तरीके हो सकते थे मानने के, रूठने के, और कई तरीके होते हैं। तो मैं ऐसे ये समझता हूँ। जी, ऑपरेशन लोटस की बात सुक्खू जी कर रहे हैं, लेकिन जयराम जी का कहना है कि ऑपरेशन लोटस की कोई तैयारी नहीं थी, ये सुक्खू जी की विफलता है। तो इन दोनों में से कौन सी बात सही है? क्या ऑपरेशन लोटस की तैयारी थी या नहीं थी? देखिए, कुछ तो बात जो है, दाल में कुछ तो काला है। सुखविंदर जी कह रहे हैं उनकी सरकार टूटने के कगार पे थी, तो उसमें सच्चाई तो रही होगी। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास रिपोर्ट्स होंगी, तभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। लग रहा है कि सरकार अभी के लिए तो स्थिर है। तो ये जो सरकार बच गई, इसमें आपको क्या लगता है सबसे बड़ा रोल किसका था? क्या रणनीति रही? देखिए, सरकार बच गई, बच चुकी है, सरकार स्थिर रहेगी। इस सरकार को कोई हिला नहीं सकता। विरोधी का काम होता है कि मानसिक दबाव बनाना, और दूसरे जो उसका विरोधी है उसके खिलाफ जो है एक प्रचार करना। उसमें ये कामयाब नहीं होंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बहुत स्थिर है। आज भी जो है उनके पास जो है मेजॉरिटी से 6-7 ज़्यादा विधायक हैं, और हम लोग भी 6 के 6 जीत के जाएंगे। एक बेहतरीन स्ट्रेंथ जो है वहाँ विधानसभा में हो जाएगी। अगर 3 के इस्तीफे भी होते हैं तो वो भी कांग्रेस सरकार जीतेगी। लोग मन बना चुके हैं, वो समय देना चाहते हैं इस सरकार को। वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को समय देना चाहते हैं पूरे 5 साल का। उन्होंने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, और लोग कमिटेड लोग हैं, हिमाचल के लोग सच्चे पक्के लोग हैं। ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है, किसी दबाव में आ जाएं। ये 101% सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को बचाएंगे भी, स्थिर रखेंगे भी, 5 साल काम करने का मौका भी देंगे, और ये सरकार चलती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, जो भाजपा का मूव था कांग्रेस के बागी विधायकों को टिकट्स देने का, क्या उस पर आप कोई स्टेटमेंट देना चाहेंगे? और क्यों भाजपा ने ऐसा किया होगा? इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी रही होगी कि अपनी लीडरशिप को उन 6 जगहों पे ख़त्म करके कांग्रेस के बागियों को जो टिकट दिया उन्होंने? ये तो देखिए, भाजपा की अपनी पॉलिसी है। उन्होंने डिफेक्शन को मैं समझता हूँ कि महत्व दिया है, प्रमोट किया है डिफेक्शन को। अगर वो आज टिकट नहीं देते तो कल उनके पास कोई डिफेक्शन करके नहीं जाएगा। तो प्रमोशन की एक बात मुझे लगती है कि कल को ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहे कि आप अगर डिफेक्शन करके आएंगे तो हमारे जो दरवाजे हैं वो खुले रहेंगे आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है। बाकी भाजपा की पॉलिसी है, खुद जाने वो किस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, हिमाचल प्रदेश में 10 चुनाव अभी होने हैं, 6 उपचुनाव और 4 लोकसभा चुनाव। आपके हिसाब से क्या रिजल्ट रहेगा इन 6 और 4 चुनावों का? कांग्रेस मैक्सिमम इलेक्शन कांग्रेस जीतेगी। जितने चुनाव हो रहे हैं इसमें कांग्रेस का अपर हैंड रहेगा। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राकेश जी। धन्यवाद। थैंक यू। अभी अभी आपने सुना राकेश कालिया जी को, जो गगरेट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ज़ोर शोर से उनका प्रचार अभी चल रहा है। अपने घरों से निकलकर 1 जून को वोट ज़रूर डालिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में ये आपका अधिकार और हथियार दोनों है। सी विजिल ऐप पर अगर आप अपने आसपास कोई ऐसी गतिविधि होते देखें जो नहीं होनी चाहिए चुनावों के दौरान, तो रिपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।